आज हम मेघालय के एक विधानसभा क्षेत्र चोकपोट की राजनीतिक जमीन को गहराई से समझेंगे। ये सिर्फ चुनाव के आंकड़ों का विश्लेषण नहीं है, ये इस बात को समझने की कोशिश है कि यहाँ के लोग असल में क्या चाहते हैं और कैसे शासन को उनकी जरूरतों के हिसाब से बेहतर बनाया जा सकता है। ये एक जमीनी हकीकत का ब्लूप्रिंट है। देखिए, किसी भी चुनाव को समझने के लिए सबसे पहले उस जमीन और वहाँ के लोगों को समझना पड़ता है। गारो भाषा में एक शब्द है आसोंग, जिसका मतलब है मिट्टी या जमीन। ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये उनकी पहचान है, उनकी संस्कृति है। और चोकपुट की कहानी इसी आसोंग से शुरू होती है। अब ये आंकड़ा देखिए, 96.6%। ये चोकपुट की पहचान है। यहाँ की लगभग पूरी आबादी अनुसूचित जनजाति की है। इसका मतलब साफ है, यहाँ की राजनीति, समाज, संस्कृति सब कुछ गारो समुदाय की जड़ों से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। और फिर ये नंबर लगभग 88%। इतना जबरदस्त वोटर टर्नआउट ये असाधारण है। ये बताता है कि चोकपुट के मतदाता सिर्फ वोट नहीं डालते, वो अपनी आवाज बहुत गंभीरता से उठाते हैं और चाहते हैं कि उनकी बात सुनी जाए। तो चलिए इस विश्लेषण के सफर में आगे बढ़ते हैं। हम चोकपोट की नब्ज को समझने से शुरू करेंगे, फिर चुनावी जनादेश के आंकड़ों को खंगालेंगे, लोगों की आवाज सुनेंगे और अंत में इन सब को जोड़कर शासन का एक ठोस ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। तो पहला हिस्सा, चोकपोट की नब्ज। यहाँ की तस्वीर पूरी तरह से ग्रामीण है। सोचिए, यहाँ जिंदगी की रफ्तार खेतों के मौसम और चर्च की प्रार्थनाओं से तय होती है। यहाँ की अर्थव्यवस्था और समाज दोनों की जड़ें जमीन में ही हैं। यहाँ के आंकड़े एक बहुत ही साफ तस्वीर हमारे सामने रखते हैं। 96.6% आबादी अनुसूचित जनजाति की है, 97% ईसाई धर्म को मानने वाली है और लगभग 70% लोग किसान हैं। ये एक ऐसा समुदाय है जहाँ लोगों की पहचान, उनका विश्वास और उनकी रोजी रोटी सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये सामाजिक एकता यहाँ की राजनीति पर भी गहरा असर डालती है। चलिए अब आते हैं इस विश्लेषण के बिल्कुल केंद्र में, 2023 के चुनाव परिणाम। हम इसे सिर्फ हार जीत के चश्मे से नहीं देखेंगे, बल्कि उन आंकड़ों के तौर पर देखेंगे जो हमें बताते हैं कि लोगों ने क्या फैसला सुनाया और सबसे जरूरी क्यों सुनाया। 2023 के नतीजे एक बटे हुए जनादेश की कहानी कहते हैं। एनपीपी की जीत हुई, लेकिन जीत का अंतर बहुत ही मामूली था। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि जीतने वाले उम्मीदवार को भी सिर्फ 1/3 वोट मिले। इसका मतलब समझिए, 2/3 मतदाताओं ने उनके खिलाफ वोट दिया। ये एक बहुत कमजोर जनादेश है। और यही चोकपोट की राजनीति का सबसे बड़ा सच है। यहाँ जीत बहुमत से नहीं मिलती, यानी 50% से ज्यादा वोट पाकर नहीं। यहाँ जीत उसे मिलती है जो बिखरे हुए विपक्ष के वोटों के बीच बस थोड़ा सा आगे निकल जाए। तो यहाँ की रणनीति वोट जोड़ने की नहीं, बल्कि इस बिखराव का फायदा उठाने की होती है। अब जरा कांग्रेस के प्रदर्शन में इस भारी गिरावट को देखिए। कहाँ 2018 में पार्टी ने लगभग 35% वोट के साथ सीट जीती थी और कहाँ 2023 में यह आंकड़ा गिरकर सिर्फ 11.5% रह गया। यही वो असल चुनौती है जिसे समझना और फिर बदलना जरूरी है। तो अब हम क्या हुआ से क्यों हुआ के सवाल की ओर बढ़ते हैं। 2023 का जो नतीजा है वो कोई अचानक हुई घटना नहीं है, बल्कि ये यहाँ के राजनीतिक व्यवहार के एक बहुत लंबे पैटर्न का हिस्सा है। पिछले 7 चुनावों के इस इतिहास पर नजर डालिए। 7 चुनाव और 5 अलग अलग विजेता। यह इस सीट के राजनीतिक अस्थिरता का सबसे बड़ा सबूत है। कोई भी पार्टी यहाँ लंबे समय तक अपनी पकड़ नहीं बना पाती। यह दिखाता है कि चोकपोट का वोटर किसी एक पार्टी से बंधा नहीं है, वो काम के आधार पर अपना फैसला लगातार बदलता है। तो इस पूरे इतिहास से हमें 4 मोटी मोटी बातें समझ आती हैं। पहली, मुकाबला हमेशा कई पार्टियों के बीच होता है जिसे वोट बढ़ जाते हैं। दूसरी, इसके बावजूद वोटर बहुत बड़ी संख्या में वोट देने निकलते हैं। तीसरी, यहाँ सत्ता में होना फायदे से ज्यादा एक बोझ बन जाता है, क्योंकि उम्मीदें पूरी न होने पर लोग तुरंत पार्टी बदल देते हैं। और आखिरी बात, यहाँ के वोटर नए चेहरों और नई पार्टियों को मौका देने से हिचकते नहीं हैं। जब 88% लोग वोट डालने आते हैं तो ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं होता, यह लोकतंत्र की सबसे गहरी भावना है, एक जानकारी भरी राय रखने का अधिकार। लेकिन चोकपोट जैसी जागरूक जगह पर इस अधिकार के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, सार्वजनिक भाषण की जिम्मेदारी। यहाँ हर नेता के हर शब्द को सुना जाता है, परखा जाता है और उस पर फैसला होता है।
यह संवैधानिक मूल्य यहाँ की राजनीतिक जमीन पर एक जीती जागती हकीकत है। चलिए अब आंकड़ों की दुनिया से थोड़ा बाहर निकलते हैं और लोगों की कहानियों को सुनते हैं, क्योंकि हर वोट के पीछे एक उम्मीद होती है, एक शिकायत होती है या एक सपना होता है। राजनीतिक बदलाव की असली वजह इन्हीं शिकायतों में छुपी होती है। इस एक वाक्य को सुनिए। जब कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में डॉक्टर नहीं होता तो बच्चे का बुखार माँ बाप के लिए एक दहशत बन जाता है। इसमें चोकपुट के लोगों का दर्द छुपा है। ये सिर्फ एक शिकायत नहीं है, ये स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी से पैदा हुआ असली डर है। लोगों की परेशानियां इन 4 स्तंभों पर टिकी हैं। स्वास्थ्य, जहां डॉक्टर और सुविधाएं नहीं हैं। सड़कें, जो टूटी फूटी हैं। शिक्षा, जहां स्कूल तो है पर टीचर नहीं। और रोजी रोटी, जहां भविष्य को लेकर कोई भरोसा नहीं है। ये सिर्फ मुद्दे नहीं हैं, ये वो वजह हैं जिनकी वजह से यहाँ सरकारें बनती और बिगड़ती हैं। तो अब तक हमने इस समस्या को अच्छी तरह समझ लिया है। अब बात करते हैं समाधान की। ये एक साफ, आगे की ओर देखने वाली योजना है जो इन चुनौतियों से निपटने के लिए ही बनाई गई है। इस पूरी रणनीति का जो दिल है वो है हाइब्रिड मोबिलाइजेशन। इसका सीधा सा मतलब है पुराने तरीके यानी जमीन पर घर घर जाकर मेहनत करना, और नए तरीके यानी डेटा और डिजिटल तकनीक, इन दोनों को एक साथ मिला देना। आज के दौर में सिर्फ एक तरीके से चुनाव नहीं जीता जा सकता। ये रणनीति 5 आसान कदमों में काम करती है, एक सीढ़ी की तरह। पहला, लोगों की शिकायतों को सुनकर उनका विश्वास जीतना। दूसरा, उस विश्वास पर एक मजबूत जमीनी नेटवर्क दोबारा खड़ा करना। तीसरा, वोटरों को अलग अलग समूहों में समझकर उन तक सही संदेश पहुंचाना। चौथा, डिजिटल माध्यमों से उस संदेश को तेजी से फैलाना। और पांचवां, नतीजों को लगातार जांचकर अपनी रणनीति को और बेहतर बनाते रहना। जरा देखिए कि ये दोनों स्तंभ एक साथ मिलकर कैसे काम करते हैं। एक तरफ आप जमीन पर लोगों से मिल रहे हैं, छोटी छोटी बैठकें कर रहे हैं, और दूसरी तरफ व्हाट्सएप पर सीधे उन तक संदेश पहुंचा रहे हैं। एक तरफ सामुदायिक कार्यक्रम हो रहे हैं तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर लाइव सवाल जवाब। ये तालमेल असर को कई गुना बढ़ा देता है। लेकिन जब हम डिजिटल पहुंच की बात करते हैं तो एक सिद्धांत सबसे ऊपर है, व्यक्ति का सम्मान। तकनीक का मतलब लोगों की निजता में दखल देना नहीं है। भारत का डेटा गोपनीयता कानून भी यही कहता है कि किसी से भी संपर्क करने के लिए उनकी सहमति जरूरी है। एक असरदार रणनीति हमेशा सम्मानजनक होती है। यही विश्वास बनाने का एकमात्र तरीका है, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। तो स्ट्रैटेजी तो बन गई, अब देखते हैं कि इस ब्लूप्रिंट को असल में जमीन पर उतारने के लिए कौन से ठोस कदम उठाने होंगे। यहाँ सारा ध्यान काम करने और अलग अलग टीमों के बीच सही तालमेल बिठाने पर है। और अंत में 4 सबसे जरूरी कदम। पहला, युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा देकर एक डिजिटल आर्मी बनाना। दूसरा, स्थानीय पहचान को नए युवा आकर्षक नारों के साथ फिर से लॉन्च करना। तीसरा, ऑनलाइन और ऑफलाइन दुनिया को जोड़ना, यानी ऑनलाइन प्रचार का इस्तेमाल जमीनी कार्यक्रमों जैसे हेल्थ कैंप को सफल बनाने के लिए करना। और चौथा, हर छोटी जीत का प्रचार करना। एक डॉक्टर की पोस्टिंग हुई हो या एक सड़क की मरम्मत, लोगों को दिखाना होगा कि बदलाव हो रहा है। तो सवाल यही बचता है, क्या डेटा और टेक्नोलॉजी जब हमदर्दी के साथ इस्तेमाल किए जाएं तो वो टूटे हुए विश्वास को फिर से जोड़ सकते हैं? क्या वो शासन के लिए एक सच्चा, मजबूत जनादेश ला सकते हैं? शायद भविष्य की राजनीति का जवाब इन्हीं सवालों में छिपा है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।